Hello students, most welcome in Sriyam concept classes. I will teach you class 9th science subject. My reference book is from NCERT class 9th science. There are total 15 chapters in this book. These chapters can be divided in 4 sections. First section, chapter 1 to chapter 4 is related to chemistry, chapter 5 to 7 related to biology, chapter 8 to 12 physics section, and chapter 13 to 15 environmental sciences sections. Today I will start physics section, chapter 8, page number 98. Chapter name is motion. I will mainly focus on concept. I will use very simple language to explain each and every term. Okay. What is a motion? Motion is a relative phenomena. Relative phenomena means हिंदी में इसको बोलते हैं सापेक्षिक घटना विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे कि ट्रेन और ट्री है। ट्रेन अगर मूविंग कंडीशन पे है और हमें जानते हैं कि ट्रीज ये एक जगह पर रुके हुए हैं, ये हमको अच्छी तरह से पता है। लेकिन जब हम ट्रेन में जर्नी करते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि ट्रीज आर गोइंग बैकवर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, जबकि होता ऐसा नहीं है। और दूसरे एग्जांपल में ट्रेन एंड पैसेंजर्स में देखते हैं, जब ट्रेन में पैसेंजर्स जो बैठे रहते हैं वो आपस में एक दूसरे के सापेक्ष, एक दूसरे के रिस्पेक्ट रिलेटिव में वो क्या है, वो इन स्टडी स्टेट में है। वो अपने आप को मोशन में नहीं समझते, जो कि ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। जबकि जो बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो ट्रेन को और ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स को वो अच्छी तरह से जानता है कि बोथ आर इन मूविंग कंडीशन। थर्ड, अर्थ एंड मून। अर्थ में हम लोग हैं, रहते हैं, लेकिन हमको ये पूरी तरह से पता है कि हम स्टिल पोजीशन पे हैं, स्टडी स्टेट में हैं और हम मूव नहीं कर रहे हैं अगर हम एक जगह बैठे हुए हैं तो। सिमिलरली अगर हम अर्थ में बैठे हुए मून को देखते हैं तो हमको ये मून दिखाई देता है कि उसकी पोजीशन हर दिन बदलती रहती है। हर दिन उसका पोजीशन बदलता है, उसका शेप बदलता है, और ये हमको पता है कि उसका शेप क्यों बदलता है, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ अर्थ एंड मून रिस्पेक्टिव। लेकिन मून पर अभी जो कोई वहाँ रॉकेट जाए और वहाँ से अर्थ को देखा जाए तो अर्थ मूविंग कंडीशन में दिखाई देगी। और हमको अच्छी तरह से पता है कि अर्थ में दो तरह की मूविंग कंडीशन होती है, एक होती है रोटेशन, दूसरी होती है रिवॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर यह देखा जाए कि न तो अर्थ स्टिल पोजीशन पर है न तो मून स्टिल पोजीशन पर है, जबकि एक दूसरे के रिलेटिव दोनों मूविंग कंडीशन पर है। इसी तरह से अर्थ पे हम लोग रहते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ, वी आर इन स्टडी स्टेट, मीन्स स्टिल पोजीशन, नॉट इन मूविंग कंडीशन। अगर हम अर्थ में दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तब हम अपने आप को बोलते हैं कि हम मूविंग कंडीशन में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मोशन एक रिलेटिव फिनोमेना है। हम ये कभी नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर बॉडी इज इन स्टडी स्टेट, एब्सोल्युटली स्टडी स्टेट। एब्सोल्युटली का मतलब ये हुआ कि हम अच्छी तरह से या निरपेक्ष रूप में ये नहीं बोल सकते कि कोई भी बॉडी स्थिर है ना, जबकि हकीकत ये है कि सारी जो बॉडीज हैं, सारी ऑब्जेक्ट हैं, वो सभी एक्चुअली मोशन में ही हैं, किसी न किसी बॉडी के रिस्पेक्ट में। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वही है, जैसे कि हम लोग बोलते आए हैं कि किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो किसी न किसी रेफरेंस ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में लिया जाता है। अब जैसे पहला एग्जांपल हमारा था ट्रेन और ट्री। तो जो ट्रेन है, ट्रेन इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। ट्रेन इज इन मूविंग कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। और सरफेस में क्या है, ट्रीज हैं, हाउसेज हैं, है ना, कई सारी चीजें हैं।
तो वो उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन मूविंग कंडीशन में है। तो यहाँ रेफरेंस क्या हो जाएगा, अर्थ सरफेस। ठीक है, यहाँ तो रेफरेंस हो जाएगा अर्थ सरफेस। ट्रेन एंड पैसेंजर्स में, ट्रेन एंड पैसेंजर्स में रेफरेंस क्या हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें ट्रेन पैसेंजर्स में, तो अब ट्रेन मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, पैसेंजर्स with respect to earth surface are also moving, but passengers are in steady state, in still position with respect to another passenger। तो उस केस में यहाँ पर अगर हम बात करें पैसेंजर्स की बात करें, तो रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैसेंजर इटसेल्फ। और इन दोनों की अगर बात करें तो भी रेफरेंस पॉइंट हमारा हो जाएगा अर्थ सरफेस। ठीक है, सिमिलरली अर्थ और मून में, अर्थ के लिए रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ इज मूविंग। अगर हम मून से देख रहे हैं अर्थ को, तो रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। अगर हम अर्थ से मून को देख रहे हैं तो रेफरेंस पॉइंट हमारा हो जाएगा अर्थ। कंप्लीट। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मोशन को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वी हैव टू select some reference position, some reference point. Now come to the point distance and displacement. What is distance? Distance is simply the traveled path. If we locate a point A and a point B, and we have to go from A to B, and we have a freedom that we can choose any path. First we choose this path known as path 1, and this length around this curve is measured as d1। मतलब यहाँ से जो d1 पाथ 1 है, तो उसका लेंथ आ रहा है कितना, d1 लेंथ आ रहा है, मीटर या किलोमीटर जो भी है। इसी तरह से हम पाथ 2 में जा रहे हैं, वो इस कर्व के अलांग हम जा रहे हैं, तो हो रहा है पाथ 2 और डिस्टेंस कितना आ रहा है d2। और हमें डायरेक्ट A से B में पहुंच रहे हैं तो वो आ रहा है d। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, द पाथ ट्रेवल्ड, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, समझ रहे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, तो दिस विल बी दी डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जो भी पाथ होंगे, ए से हमारा देखो ओरिजिन पॉइंट ए है और डेस्टिनेशन पॉइंट बी है, लेकिन पाथ हम बदलते जाएंगे तो डिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। अब उन सारे डिस्टेंस में से जो भी सबसे लीस्ट होगा, मिनिमम होगा, दैट विल बी नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये तो एक पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये क्या है कि डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड लिया जाता है, लेंथ ओनली, और जबकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी रहेगा और साथ में डायरेक्शन भी लिया जाएगा। जैसे कि अगर हम ए से बी में फॉरवर्ड पोजीशन पर हैं तो इसको हम प्लस डी ले लेंगे, या अगर हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट के पोजीशन ले रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स, लेट्स सपोज दैट टुवर्ड्स ईस्ट, तो देन वी विल से दैट द डिस्प्लेसमेंट डी इज टुवर्ड्स ईस्ट। अगर ये बी पॉइंट हमारा बैकवर्ड में होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अनदर डायरेक्शन में हो जाएगा, जबकि पाथ में यानी डिस्टेंस में ऐसा नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या लेंगे हम, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, और जबकि डिस्टेंस में क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो डिस्टेंस में क्या आएगा, पाथ 1 है, पाथ 2 है, इसकी डिस्टेंस d1 और d2। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इट इज नोन एज d displacement। okay, now proceed, we will proceed motion along straight line। motion along straight line मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में मूव कराएं तो उसको बोलते हैं मोशन along स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर शो की, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इसका मेजर हम कर रहे हैं किलोमीटर में। अब वो बॉडी स्टार्ट कर रही फ्रॉम ओ पॉइंट से, और सबसे पहले वो पहुंची कहाँ पर, ए पॉइंट तक, और वहां पर इसका जो स्केल दिखा रहा है वो 60 किलोमीटर दिखा रहा है। ठीक है,
फिर ए से वापस आ रही है बी पर, बी से सी पर और सी से अगेन ओ पर। ये हमारा पाथ ट्रेवल्ड लोकेशन है इन दिस ग्राफ। ओके, तो यहां पर यह देखने वाली बात है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। अब दिस स्ट्रेट लाइन हियर shown as in x axis along, but we can choose any other straight line path. This will be any path which is straight line is called as motion along straight line. Now we will define the distance and displacement at each point of journey. First, this is the table shown. Okay, at point A here, so then distance covered, then the distance will be OA. This length is 60 किलोमीटर and displacement is also 60 किलोमीटर, क्योंकि देखो ये शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा, है ना। अगर हम ये इस तरह से कर्व लेकर जाएंगे तो 60 से ज़्यादा ही आएगा, है ना। कोई भी पाथ ले लें, डिस्प्लेसमेंट के अलावा कोई भी पाथ अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस मेजर होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। अब ए पॉइंट पर डिस्टेंस 60 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर आ गया। अब आते हैं बी पॉइंट पर, मतलब ओ से ए गया ऑब्जेक्ट, अब ए से अगेन बी पर आया, तो डिस्टेंस क्या होगा बी पर, ओ ए प्लस ए बी। डिस्टेंस ओ ए प्लस ए बी मीन्स 60 प्लस 25 हो जाएगा, यानी कि ये 85 आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। हियर ओरिजिन इज ओ एंड डेस्टिनेशन इज नाउ बी, नॉट ए, बिकॉज ऑब्जेक्ट हैज मूव टू पोजिशन बी। देन डिस्प्लेसमेंट विल बी हियर ओ बी एंड ओ बी लेंथ कितनी हो जाएगी 35 किलोमीटर। ओके, नाउ एट पॉइंट सी द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड टू point C. At this point, the distance covered will be 60 plus 25 plus 10. Okay, that is 95. And displacement will be shortest distance between O and C will be OC. This is 25 kilometer. Okay. Now at point O means जहां से शुरू हुआ तो वहीं पर फिर से ऑब्जेक्ट वापस आ गया, उस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, ओ ए 60 अगेन ए ओ 60, 60 प्लस 60 120 किलोमीटर। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। अब हियर इन दिस केस ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पॉइंट आर वन साइड, ओ ओरिजिन भी है एंड ओ डेस्टिनेशन भी है। देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। ओके, मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू करे और फिर वहीं पर आकर रुक जाए तो वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड सम क्वेश्चंस गिवन इन एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 100। फर्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट? इफ एस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। अभी पिछले एग्जाम्पल में क्लियर हो गया था कि अगर ओरिजिन पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। फर्स्ट सी द एग्जाम्पल गिवन बिफोर, डिस्टेंस कवर्ड विल बी 60 प्लस 60 120 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? Now, the field is square in shape 10 meter into 10 meter. Okay, and farmer complete its one cycle in 40 seconds. Now, farmer travel 2 minutes 20 seconds continuously. It means 2 minutes 20 seconds equals to 140 seconds. 60 into 2 plus 20. Okay. Now 40 into 3. 40 second complete. One cycle completes in 40 seconds. Then after 3 cycles, 40 into 3, it will be 120 seconds. But 140 second
रन कर रहा है तो बचा कितना 20 सेकेंड अगेन आफ्टर 140 सेकेंड। तो 20 सेकेंड मतलब ये 40 सेकेंड में एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है। मीन्स 10 मीटर को कंप्लीट करने में उसको 10 सेकेंड लगेगा। 10 इंटू 4 10 10 10 40 मीटर है तो 10 मीटर को कंप्लीट करने में 10 सेकेंड। तो 120 सेकेंड में 3 साइकिल। ओके, फर्स्ट साइकिल 40 सेकेंड, सेकेंड साइकिल 80 सेकेंड एंड थर्ड साइकिल 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में यहां पर फिर से वापस आ गया। अब अगेन 10 सेकेंड एंड अगेन 10 सेकेंड। ओके, ये फोर्थ साइकिल में सिर्फ ओ से ए तक जाएगा और ए से बी तक चला जाएगा। तो आफ्टर 140 सेकेंड द डेस्टिनेशन ऑफ फार्मर विल बी एट पॉइंट बी विच इज शोन इन दिस फिगर OB. Now this field is on the shape of square and this is 90 degree and OAB will be a right angle triangle. The total distance, now come to the point of question, the total distance travelled. What will be the total distance travelled? Distance in one cycle into 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना, कंप्लीट वो 3 साइकिल कर रहा है तो एंड प्लस 10 फोर्थ साइकिल में, फोर्थ साइकिल को वो हाफ कंप्लीट कर रहा है 10 मीटर एंड 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 प्लस 20 इक्वल टू 140 मीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट पॉइंट। Displacement is the shortest distance between origin and destination point. You know the origin point is O and destination point is B. From Pythagoras theorem, you can solve OB, length of OB, which is displacement. This is the shortest distance between O and B. OB will be OA square. This is hypotenuse, and hypotenuse is square equals to is sum of squares of both sides of triangle, right angle triangle. Means OB will be equals to under root OA square plus OB square. Means OA की लेंथ 10 है और OB की लेंथ भी 10 है तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 14.14 मीटर। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। Third question is, which of the following is true for displacement? A, it cannot be 0. It can be 0. You know very better. Displacement can be 0. B, its magnitude is greater than the distance traveled by the object. तो displacement अभी हमने बताया था कि displacement is the shortest distance between the origin and destination. Now come to the uniform motion point. What is uniform motion? Equal traveled distance in equal time. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी बॉडी एक समान गति से मूव कर रही हो, मतलब उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा विथ टाइम, लगातार एक समान चाल को ही हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि जो यूनिफॉर्म मोशन न हो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जैसे कि अगर हम पाइप से पानी निकल रहा हो, है ना, तो जो बीच का पूरे पाइप में जो इनर लेयर होती है पानी की वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, यूनिफॉर्म मोशन है ना। लेकिन जो किनारे के होंगे जो बाहर छिटक जाते हैं पानी, वो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ मून, प्लैनेट एटसेट्रा। ये इनका क्या होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन में होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होंगे? क्योंकि अगर हम स्पीड की बात करें, डायरेक्शन की बात को ना करें, यहाँ पर सिर्फ स्पीड मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि दोनों आगे चलोगे तो पता चलेगा कि दोनों में अंतर होता है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो अर्थ का जो मोशन है, रोटेशन मोशन अराउंड इट्स एक्सिस एंड मोशन अराउंड सन, दोनों कांस्टेंट स्पीड से है। मतलब जब से ये धरती बनी हुई है तब से उसका जो स्पीड है वो
उसी समान चाल से वो चल रही है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यूनिफॉर्म मोशन, है ना। आज तक ऐसा कोई एग्जाम्पल बना नहीं। मून प्लानेट भी उसी तरह से है, थोड़ा बहुत चेंज हो बताते हैं हो रहा है, लेकिन वो नेग्लेजिबल, हाईली नेग्लेजिबल, है ना। अगर चेंज हो जाए तो रात दिन मौसम सब चेंज हो सकते हैं। दूसरा है एग्जांपल मोशन ऑफ ट्रेन, बस एटसेट्रा। आपका ट्रेन और बस का मोशन की अगर हम बात करें तो ट्रेन अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जबकि ऐसा होता नहीं है ना। 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद ब्रेक लग जाता है, आगे स्टेशन आ गई तो रुकना पड़ता है, तो कांस्टेंट स्पीड उसकी बन नहीं पाती, है ना। और वो हो तो इसलिए क्या उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। कभी हाई स्पीड होगा, कभी स्पीड लो हो जाएगा, है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं पॉइंट पर। अब देखो ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा आगे बढ़ता जा रहा है, टफ की तरफ होता जा रहा है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलो। अभी तक जो भी हुआ वो इजी था, बहुत ही इजी था, कॉन्सेप्ट उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन अब आते हैं रेट ऑफ मोशन। रेट का मतलब अगर हिंदी में बात करें दर, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि ये सब्जी कितने रुपए किलो है ना। हर चीज़ की एक रेट होती है। तो मोशन है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका भी तो कुछ रेट होना चाहिए ना, कि वो मूव आखिर हम लोग बोलते नहीं कि तेज गति है इसकी, धीमी है। तो हाउ कैन वी डिफाइन तेज एंड धीमा, कैसे बताओगे कि ये कोई बॉडी तेज है कि धीमा है, तो उसका कुछ रेट होना चाहिए। ओके, जब रेट होना चाहिए तो दिस रेट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम एंड दिस इज स्पीड v equals to distance traveled upon time interval and its unit will be in meter per second. Speed is defined as distance upon time and unit क्या हो जाएगी इसकी, मीटर न्यूमरेटर में है और सेकेंड डिनोमिनेटर में, है ना। मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो हेंस इट्स यूनिट will be as meter per second. Now come to the average speed. Average speed means अगर कोई बॉडी, है ना, कुछ डिस्टेंस के लिए किसी स्पीड से चल रही हो, फिर आगे स्पीड उसकी चेंज हो गई हो, फिर चेंज हो गई, इस तरह कई सारे स्पीड उसकी चेंज हो रही बार बार, तो डिफाइन करा जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे कि अगर कोई बॉडी तुम्हारी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, अब ए से बी पॉइंट तक जाते समय वो यहाँ से ए से सी तक d1 डिस्टेंस है और उसमें लगा टाइम t1 है, सी से डी तक d2। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड विथ डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी। अगर स्पीड के साथ साथ उसमें हम डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दें तो उसी को वेलोसिटी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन शो किए हुए और कोई बॉडी मूव कर रही है along नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ पर हम बॉडी में तो बॉडी इज इन मोशन, लेकिन साथ साथ इसमें हम डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करते हैं। मतलब ये हम बता रहे हैं स्पीड है पर्टिकुलर स्पीड वी स्पीड मान लेते हैं और उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो यही अब इसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे हम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा, जबकि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम स्पीड में बोलते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म होना चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। मतलब अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा है, देन दिस विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है विथ ए कांस्टेंट स्पीड एंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन दिस विल बी नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या डायरेक्शन चेंज हो सकता है या बोथ। ओके, समझ रहे बात, क्योंकि इसमें दोनों इन्वॉल्व, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है और स्पीड भी है। तो अगर दोनों चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म होगा ही होगा, दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज हो रहा है तो भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आना जाएगा। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी में। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है एवरेज स्पीड से डिफरेंट है। एवरेज स्पीड में क्या बोलते थे कि टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी के साथ u के साथ मूव कर रहा है और आफ्टर सम टाइम it changes its velocity, that is non-uniform nature, or finally its velocity is v, then average velocity will be initial velocity plus final velocity divided by 2. That is, if u is the initial velocity and v is the final velocity, then average velocity will be u plus v by 2. अब यहाँ पर देखो हम बार बार वेलोसिटी बोल रहे हैं, स्पीड नहीं बोल रहे हैं, समझिए बात। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। आगे चल के तुम इंटरमीडिएट जब पहुंचोगे तो इसमें हम एक वेक्टर का साइन लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये साइन ही बताता है कि दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, या हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश राशि, और उसमें उसको बोलते हैं अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड विल बी स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मीटर पर सेकंड भी होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो टोटल आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ओके, आज के लिए इतना ही।